नमस्कार। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं चैप्टर 2 की। सी लैंग्वेज हम पढ़ रहे थे, चैप्टर 1 हमने ऑलरेडी देख लिया। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है प्लीज देख लीजिए। तो चैप्टर 2 की स्टार्टिंग करते हैं। सी के अंदर पहला चैप्टर था हमारा सी का इंट्रोडक्शन, और अब हम आ गए चैप्टर नंबर 2 पर। ठीक है, ये हम बेसिकली जो वीडियो बना रहे हैं ये हम बना रहे हैं कंप्यूटर की जो वैकेंसियां निकलती हैं, जैसे कि कंप्यूटर टीचर, आईए, इन सब के अंदर ये वीडियोस काम आ सकते हैं। तो सबसे जो हम आप चैप्टर 2 पढ़ने जा रहे हैं, इसमें सबसे पहला टॉपिक है करेक्टर सेट। जैसे आप पहली बार अपनी जिंदगी के अंदर जब इंग्लिश पढ़ने गए थे, तो वहां पर भी आपको करेक्टर्स पढ़ाए गए थे, जैसे ए से लेके जेड तक, स्मॉल ए से लेके स्मॉल जेड तक। तो आज आप मेरी सी लैंग्वेज जो कि एक भाषा है उसकी क्लास में आए हो, तो मैं भी आपको मेरे करेक्टर्स पढ़ाऊंगा, अक्षर पढ़ाऊंगा दोस्तों। तो एक एक करके देखते हैं उन सारे अक्षर्स को। तो हमारे यहाँ क्या क्या अक्षर्स हैं, क्या क्या करेक्टर्स हैं जिनको करेक्टर कहा गया है? ए से लेके जेड तक, बड़े ए से लेके बड़े जेड तक, स्मॉल ए से लेके स्मॉल जेड तक। अगली बात देखते हैं, यहां पर एक खास बात और है, 0 से लेके 9 तक भी इनको करेक्टर कहा गया है। पर कंडीशन क्या है, शर्त क्या है, कि वो सिंगल कोट्स में लिखे हुए हो। ऐसे ही हमारे यहां कुछ सिंबल्स हैं, उनको भी अगर सिंगल कोट्स में लिख दिया जाए तो उनको भी करेक्टर कहा गया है। सर ये आप क्या कह रहे हो, 0 से लेके 9 तक भी करेक्टर है, ये क्या बात हो गई? 0 से लेके 9 तक तो डिजिट है, अंक है, इस पर तो प्लस माइनस गुणा भाग हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। अगर सिंगल कोट्स के अंदर 1 लिखा है तो भैया ये करेक्टर है, इस पर कोई जुड़ा भाग नहीं होगा, ये कोई मैथमेटिकल मैथ्स की अंक नहीं है। पर अगर खाली एक लिखा है तो भैया ये अंक है। तो करेक्टर्स क्या हैं आपके, जो 0 से लेके 9 तक है, कैपिटल ए से लेके कैपिटल जेड तक है, स्मॉल ए से लेके स्मॉल जेड तक है, और आपके कुछ सिंबल जैसे हैश, डैश, ये सब कुछ। एक बात और समझे, कोई भी चीज जो सिंगल कोट के अंदर आ रही है वो एक्चुअली में आपकी क्या बन रही है, करेक्टर बन रही है, करेक्टर सेट बन रही है। जैसे कि ए, जैसे कि बी। अब प्रश्न ये उठता है कि कंप्यूटर के अंदर इन्हें रखा कैसे जाता है, कैसे इन्हें स्टोर किया जाता है। तो देखते हैं। ये बात तो बिल्कुल समझने वाली है कि कंप्यूटर के अंदर हर चीज जाकर मेमोरी में स्टोर हो रही है। मेमोरी कौन सी? प्राइमरी मेमोरी। यहां जाकर आप जो कुछ भी कंप्यूटर में लिख रहे हो वो स्टोर हो रहा है। तो आप कोई भी करेक्टर लिखते हो, पहले उस करेक्टर को कंप्यूटर कन्वर्ट करता है एक कोड में। कौन सा कोड? आस्की कोड। क्या है ये आस्की कोड? कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए आस्की कोड की फुल फॉर्म। देखिए वीडियोस तभी इंटरेस्टिंग बनेंगे जब आप मुझसे प्रश्न पूछेंगे और मैं आपको उत्तर दूंगा। तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आपको जरूर से जरूर जवाब दूंगा। तो यहां पे देखिए, एक कोड में इसको कन्वर्ट किया जाता है, और उस कोड को बाइनरी में, मशीन कोड में कन्वर्ट कर कर अंदर कंप्यूटर में लिख दिया जाता है। कंप्यूटर की दुनिया में अमेरिका वालों ने आस्की कोड बनाया, तो अमेरिका वालों ने यह तय कर लिया कि जब भी कैपिटल ए आएगा इसको 65 65 बोला जाएगा, कैपिटल बी आएगा तो इसको 66 बोला जाएगा। एक आगे बढ़ा दिया। ऐसे ही सारे करेक्टर्स के आस्की कोड, अमेरिका वालों के कोड फिक्स हैं, और फिर ये कोड कंप्यूटर की मेमोरी में जाकर बाइनरी फॉर्म में 0 और 1 की फॉर्म में जाके स्टोर हो जाता है। ये तो बात हो गई करेक्टर सेट की। आगे चलते हैं, अगली बात देखते हैं क्या है। अगला टॉपिक है, मैंने चैप्टर 1 में भी इसका आपको हल्का सा हिंट दिया था, अब ये डिटेल में आ गया है यहां पे। अगली बात है इस चैप्टर के अंदर आइडेंटिफायर। आपके पूरे प्रोग्राम में आप किसी भी चीज का कोई नाम रखते हो, उस पर्टिकुलर नाम को बोलेंगे आइडेंटिफायर। आइडेंटिफाई किसी चीज को पहचानने के लिए कोई नाम रखा गया। जैसे आप जेल में जाइए तो कैदियों के नाम रख दिए जाते हैं, कैदी नंबर 403, कैदी नंबर 405। तो ऐसे ही आपके प्रोग्राम के अंदर आप जो अलग अलग चीजें बनाओगे, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध वेरिएबल, कोई आपने फंक्शन बनाया, तो इनके आप क्या करेंगे, नाम रखेंगे। उन नामों को आइडेंटिफायर कहा गया है। जैसे देखते हैं एक एग्जांपल से, जैसे मैंने बनाया दोस्तों इंट
ए। तो मेमोरी के अंदर एक ए नाम से वेरिएबल बन गया, और उस ए नाम से वेरिएबल के अंदर, ध्यान से देखिए इस बात को, ए नाम से वेरिएबल के अंदर, मेमोरी के अंदर उसको कोई जगह मिल गई, उसकी कुछ वैल्यू हो सकती है, और उसका कोई एड्रेस भी होगा। एड्रेस इस साइन से पता चलता है। इस साइन का मतलब है एड्रेस, ए का पता, ए कहां रहता है मेमोरी में, वो पता। तो अब ये एक आइडेंटिफायर बन चुका है। ये जो एक आइडेंटिफायर बन गया है, इसको हम वेरिएबल बोल रहे हैं। ऐसे ही आप फंक्शन को भी आइडेंटिफायर नाम देंगे। नाम देने के कुछ रूल्स हैं। क्या रूल्स हैं? यही इंपॉर्टेंट है, यहीं से पूरा क्वेश्चन आने की संभावना है। क्या है वो रूल्स? रूल्स मतलब नियम, जिन नियमों को आपको मानना ही पड़ेगा वरना एरर आएगी। पहला नियम है कि इसके अंदर स्टार्टिंग, इसकी शुरुआत या तो लेटर से होगी या डिजिट से, सॉरी, या अंडरस्कोर से। किसी भी आइडेंटिफायर को आप बना रहे हो, उसकी शुरुआत आप या तो लेटर से करेंगे या अंडरस्कोर से। पूरे आइडेंटिफायर के अंदर, पूरे नाम के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ तीन चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं: लेटर, डिजिट, अंडरस्कोर। सिर्फ और सिर्फ तीन चीजें इस्तेमाल हो सकती है और कुछ इस्तेमाल नहीं हो सकता। अगली बात देखिए, लिख लीजिए इसको, आराम से वीडियो को पॉज करिए। सबसे बड़ा फायदा यही है वीडियोस का कि आपका गुलाम हूं मैं। आप कभी भी मुझे पॉज कर सकते हैं, वापस देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। अच्छा, अगला रूल क्या है? तीसरा रूल, आइडेंटिफायर जो आपने नाम रखा है उसका क्या नियम है? नाम के अंदर कभी भी स्पेस नहीं आ सकता। किसी का भी नाम आप बीच में ऐसे स्पेस नहीं दे सकते। ये जो आपने अगर बीच में ऐसे स्पेस दिया है, ये स्पेस के साथ नाम देना गलत है, ऐसे नहीं है अलाउड। अगली बात, चौथी बात, किसी भी रिजर्व वर्ड को, अभी आगे सीखेंगे रिजर्व वर्ड क्या है। वीडियो नंबर 1 के अंदर भी मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था, आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर है यहां तक? रब कर देते हैं इसको। अगली बात समझते हैं। आइडेंटिफायर के बाद अगली चीज आती है डेटा टाइप। ये सारे मैं आपको सी लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, चैप्टर नंबर 2 है हमारा ये। डेटा टाइप्स क्या है? डेटा टाइप, डेटा टाइप का मतलब है टाइप ऑफ डेटा। आप कैसा डेटा इस्तेमाल करने वाले हो, उसका पहले से ही प्रकार बता दो। क्या बता दो? पहले से ही प्रकार बता दो, उसकी टाइप बता दो कि वो कैसा होगा। दैट इज नोन एज डेटा टाइप। अच्छा, अब आप में से कोई एक प्रश्न पूछ सकता है कि सर मुझे तो यही नहीं पता कि डेटा क्या है। डेटा टाइप तो बहुत बात की बात है, मैं तो यही नहीं जानता कि सर डेटा क्या है। तो कंप्यूटर दुनिया का सबसे छोटा हिस्सा, आपका कोई भी फिगर, नंबर, अंक, ये सब लोग चीजें क्या है? डेटा। जैसे आपकी साइंस की दुनिया में सबसे छोटा एटम है, ऐसे ही कंप्यूटर की दुनिया में सबसे छोटा आपका डेटा होता है। तो उसी डेटा का आप टाइप क्लेरिफाई कर रहे हो, टाइप बता रहे हो, आप उसका प्रकार बता रहे हो, तो ये हो गया डेटा टाइप। अगली बात यहां पे दोस्तों जो समझने वाली है कि सी लैंग्वेज के अंदर बहुत सारी डेटा टाइप है, 3 कैटेगरी में डिफाइंड है। क्या क्या है वो तीन तीन कैटेगरी? सबसे पहली है बिल्ट इन, ऐसी डेटा टाइप जो ऑलरेडी बहुत बेसिक है, प्राइमरी है। अगर मैं इसका नाम बदलकर प्राइमरी कर दूं तो ज्यादा बेटर है। प्राइमरी मतलब बिल्कुल बेसिक, साधारण डेटा टाइप्स जो बहुत इजीली अवेलेबल है, जैसे इंट, कैर, फ्लोट। डिराइव्ड मतलब जो इनसे मिलकर बनी है, जैसे कि एरे। और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप की बात करें तो वहां पर आप अपनी डेटा टाइप खुद बना रहे हैं। स्ट्रक्चर, यूनियन, एनम। अगर आपको सेलेक्ट होना है तो कॉपी पेन लेकर बैठिए और सब कुछ लिखिए।
तो यहां पर मैं एक छोटे से एग्जांपल को आपको समझाता हूं। मान लीजिए आपको एक पार्टी के अंदर जाना है और पार्टी के लिए आपको ड्रेस चाहिए, शर्ट चाहिए, बढ़िया सी शर्ट चाहिए। आप किसी बंदे के पास गए, शॉप वाले के पास, उसने आपको बिल्कुल बेसिक शर्ट दिखा दी जैसी मैंने पहन रखी है नॉर्मल। आपको पसंद आ गई, आपने कहा जी हाँ साहब, प्राइमरी में से ही मेरा काम हो गया। आपको पसंद नहीं है, अरे यार कुछ बढ़िया दिखा चीज, तो उसने आपको एक शर्ट और टी शर्ट का ऐसे कुछ मर्ज कर कर कुछ कॉम्बिनेशन से दे दी। दैट इज योर राइट। आपने कहा कुछ और बढ़िया बताओ, तो उसने कहा ये रखी मशीन, अपनी शर्ट खुद सिल ले। तो यू कैन क्रिएट योर डेटा टाइप बाय योर सेल्फ। वो होती है स्ट्रक्चर से, यूनियन से, एनम से। बिल्कुल पढ़ेंगे डिटेल के अंदर, सबका एक एक चैप्टर बन जाएगा। अभी हम प्राइमरी पढ़ेंगे, तो प्राइमरी पे चलते हैं। तो सबसे पहली प्राइमरी के अंदर जो डेटा टाइप है वो है कैर। करेक्टर वैल्यूज को स्टोर करने के काम आती है। करेक्टर वैल्यूज क्या है? वही सारी जो हमने करेक्टर सेट के अंदर पढ़ी थी अभी थोड़ी देर पहले। जैसे जो भी सिंगल कोट के अंदर लिखा हुआ है, कोई भी चीज जो सिंगल कोट के अंदर लिखी हुई है वो करेक्टर है। इस तरीके की वैल्यू को स्टोर करने के लिए कैर डेटा टाइप काम में आती है दोस्तों। और कैर डेटा टाइप अगर आप बना रहे हैं तो वैल्यू इसमें सिंगल कोट के अंदर लिखी जाएगी। कैसे? मेमोरी के अंदर जगह होगी, कुछ ऐसे जगह होगी, नाम होगा CH, वैल्यू होगी A, और इसका भी कोई एड्रेस होगा। वो कैसे पता चलेगा बताइए चैट बॉक्स के अंदर। बहुत ही सिंपल है, एंड का साइन लगाकर A। इसकी वैल्यू A है। करेक्टर के अंदर जो भी वैल्यूज जाएंगी वो सारी की सारी वैल्यूज आपको सिंगल कोट्स में लिखनी होगी। एक क्वेश्चन आपके लिए, अगर करेक्टर वैल्यू का इनपुट लेना है तो कैसे लेंगे? मुझे कंप्यूटर के द्वारा यूजर से करेक्टर वैल्यू का इनपुट लेना है। यहां तो मैं क्या कर रहा हूं, कैर बनाया, CH के अंदर A वैल्यू फिक्स कर रहा हूं, और मैं चाहता हूं इनपुट लू यूजर से, वो वैल्यू आपके द्वारा कीबोर्ड से डाली जाए। तो कैसे होगा? कई तरीके हैं। पहला तरीका स्कैनएफ, दूसरा तरीका गेट CH, तीसरा तरीका गेट CHE, और अगला तरीका गेट CHR। सारे के सारे फंक्शंस हैं, तो ऐसे ब्रैकेट लगाने जरूरी है। तो यहां पर एक बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि करेक्टर वैल्यू का इनपुट लेने के लिए हमारे पास 4 तरीके हैं। बाकायदा हमारा जो 4th वीडियो आएगा या 5th वीडियो आएगा उसके अंदर इनको डिटेल में डिस्कस किया जाएगा कि इनमें डिफरेंस क्या है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जुड़े रहिए, देखते रहिए। आगे चलते हैं। अगली बात, करेक्टर वैल्यू हमने समझ ली कैसे ले ली। अगला हमारा डेटा टाइप है इंट। 2 बाइट मेमोरी के अंदर, 16 बिट्स मेमोरी के अंदर। ये वैल्यू इंटीजर वैल्यूज को स्टोर करने के काम में आता है। ये इंटीजर वैल्यूज क्या हैं? ऐसी वैल्यूज, ऐसे अंक जिनमें पॉइंट वाला पार्ट नहीं होता, कंप्लीट नंबर होता है, जैसे 45, 55, 0, 45, 55, 60, दिस टाइप ऑफ वैल्यूज। इस तरीके की वैल्यूज होती है, ये इंटीजर है। इस तरीके की संख्याओं को जो अपने अंदर संभाले वो इंटीजर डेटा टाइप है। कैसे बनाते हैं? वही तरीका है इसका भी वेरिएबल बनाने का जैसे कैर का बन रहा था। इंट ए, अगर वैल्यू देनी है तो ऐसे। इसका इनपुट कैसे आएगा ये बहुत जरूरी है। इसका इनपुट आएगा स्कैनएफ से। यहां हमें बताना होगा %d लगाकर कि ये जो वैल्यू हम इनपुट ले रहे हैं दे आर ऑफ इंटीजर टाइप। वो इंटीजर टाइप की वैल्यूज है, कॉमा एंड ए। मतलब जो भी वैल्यू कीबोर्ड पे टाइप की जाएगी उसे इनपुट लेकर ए के एड्रेस में डाल दो। ए का एड्रेस इस संख्या से बताया गया है, ए के एड्रेस में डाल दो। अगली बात, ये हमने इंट को समझ लिया। इंट का ही एक बड़ा भाई है जो है, अगर बहुत ही बड़ी वैल्यू आ जाए तो हम इंट से बड़ा लॉन्ग इंट लेते हैं।
उसे 2 बाइट मिल रहे थे, तो इसे 4 बाइट मिलते हैं। एक और कैटेगरी है यहां पर, साइंड और अनसाइंड। क्या है साइंड और अनसाइंड? अगर इंट के पीछे आपने अनसाइंड लिख दिया, इसका मतलब अब इसमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू आएंगी, साइन वाली वैल्यूज नहीं आएंगी, मतलब नेगेटिव वैल्यूज बिल्कुल भी नहीं आएंगी, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी। ये बहुत समझने वाली बात है यहां पे। अगर हम कुछ भी नहीं लिखते हैं, अगर हम कुछ भी नहीं लिखते हैं, तो बाय डिफॉल्ट उसके पीछे हमेशा साइन लिखा होता है। बाय डिफॉल्ट उसके पीछे हमेशा साइन लिखा होता है। इसका फायदा, अगर सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू आएंगी तो ज्यादा वैल्यू आ सकती है, उसकी रेंज बढ़ जाएगी, कैपेसिटी बढ़ जाएगी, एक ही वेरिएबल ज्यादा बड़ी वैल्यूज को स्टोर कर पाएगा। अब मान लीजिए आपके पास ऐसी डेटा टाइप की आवश्यकता पड़ गई जो रियल वैल्यूज को स्टोर करा सके। रियल वैल्यूज मतलब ऐसी वैल्यूज जिनमें पॉइंट भी है, पॉइंट के बाद वैल्यू भी है। तो इनको स्टोर कराने के लिए हमारे पास 2 डेटा टाइप हैं। पहली है थोड़ी छोटी, फ्लोट, वेरिएबल का नाम, और ये वेरिएबल का नाम, और ये अगली जो हमारे पास है। अच्छा, इसका इनपुट कैसे लेंगे? वही स्कैनफ से, %f और f। यहां पर f ये बता रहा है कि ये एक फ्लोट टाइप की वैल्यू का इनपुट हो रहा है, और एंड f ये बता रहा है कि f के अंदर, f के एड्रेस पर उस वैल्यू को स्टोर कराना है। अगली बात देखते हैं, अगली डेटा टाइप है डबल। डबल के अंदर क्या होता है? आप बहुत बड़ी वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं। फ्लोट से कैपेसिटी ज्यादा हो जाती है, ज्यादा उसकी क्षमता बढ़ जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर हमें डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो गया। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, कॉन्स्टेंट्स। मैंने आपको बताया कि पूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर 2 लोग हैं, कांस्टेंट और वेरिएबल। जो अपनी बात पर अड़ा रहता है वो कांस्टेंट कहलाता है। वांटेड मूवी, आदरणीय सलमान खान जी ने क्या कहा था कि एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दिया तो मैं फिर खुद की भी नहीं सुनता। वो है कांस्टेंट, फिक्स वैल्यू, कभी ना चेंज होने वाली वैल्यू, फिक्स वैल्यू। वेरिएबल, अच्छे दिन आएंगे, कब आएंगे किसी को नहीं पता। वेरिएबल जिनकी वैल्यू लगातार बदलती रहती है। कांस्टेंट बनाने के कुछ 2-3 तरीके हैं सी लैंग्वेज के अंदर। इनिशियल लेवल पर, स्टार्टिंग के अंदर मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं, आने वाले चैप्टर्स में 2 तरीके आप और सीखेंगे। पहला तरीका, कॉन्स्ट, डेटा टाइप, कांस्टेंट का नाम और उसको दी जाने वाली पहली और आखिरी वैल्यू। मतलब ये जो वैल्यू इसको दे दी गई, ये कभी नहीं बदलने वाली दोस्तों, ये कि यही वैल्यू रहने वाली है। अगली बात पे चलते हैं, कांस्टेंट के टाइप पर। कितने तरीके के कांस्टेंट हैं, क्या क्या हैं, कैसे हैं, अभी देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, अगर आपको कुछ सीखना है तो कॉपी पेन लीजिए और इसको लिखिए, वरना इस वीडियो को देखने का कोई मतलब नहीं, बंद कर दीजिए। प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है। प्राइमरी कांस्टेंट कौन कौन से हैं? इंटीजर, रियल, कैरेक्टर। सेकेंडरी के अंदर एरे, स्ट्रक्चर, पॉइंटर, एनम और भी बहुत सारे। तो सबसे पहले प्राइमरी को डिस्कस करते हैं। प्राइम, एक बार लिख लीजिए इसको आराम से, कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए, कमेंट बॉक्स के अंदर लिखिए, आपको रिप्लाई मिलेगा। अच्छा, अगली बात जो बहुत समझने वाली है, ध्यान से दोस्तों, कि प्राइमरी वाले को आप 2 कैटेगरी में और डिवाइड कर सकते हो।
न्यूमरिक और नॉन न्यूमरिक। न्यूमरिक और नॉन न्यूमरिक क्या है? जिसमें नंबर्स आ रहे हैं वो न्यूमरिक है, और नॉन न्यूमरिक्स मतलब स्ट्रिंग वगैरह हो गया, जिसके अंदर नंबर्स नहीं आ रहे, कोई टेक्स्ट आ रहे हैं जिसपे कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है, वो आपका नॉन न्यूमरिक हो गया। सबसे पहले इंटीजर कांस्टेंट्स को देख लेते हैं। आपने इंटीजर डेटा टाइप पढ़ी है तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। इंटीजर कांस्टेंट क्या है? फिक्स नंबर जिसमें पॉइंट नहीं, वो इंटीजर। ये नहीं है इंटीजर, इसलिए मैंने पॉइंट वाले लिखे हैं। इंटीजर के लिए खाली 4, 5, 6, 45, माइनस के भी हो सकते हैं, ये सारे हैं इंटीजर कांस्टेंट्स। ठीक है, अगली बात, रियल कांस्टेंट्स। रियल कांस्टेंट्स कौन से होते हैं? जिनमें पॉइंट्स आता है। जैसे ये सर आपने ई क्या लिख दिया? ई क्या है? एक्सपोनेंशियल। ज्यादा मत घबराओ, 10 की पावर 10। ई का मतलब आप ऐसे समझ लो, 10 की पावर 10। ठीक है, इस तरीके की वैल्यूज भी हो सकती है, बड़ी वैल्यूज को ऐसे ही लिखा जाता है। तो ये हो गए रियल कांस्टेंट। अगले आपके करेक्टर कांस्टेंट्स। करेक्टर कांस्टेंट्स क्या है? करेक्टर कांस्टेंट बहुत ही सिंपल है, जो सिंगल कोट के अंदर लिख दिया वो आपका करेक्टर कांस्टेंट बन गया। कोई भी चीज जो सिंगल कोट के अंदर लिखी हुई है, जिसके एक एक सींग है, वो आपका करेक्टर कांस्टेंट है। जिसके एक एक सींग है वो करेक्टर कांस्टेंट है। आगे चलते हैं। ये सारे आस्की कोड में कन्वर्ट होते हैं, अमेरिका वालों का कोड है, और फिर कंप्यूटर में स्टोर होते हैं। अच्छा, कोई बोल सकता है सर ये अमेरिका वालों का ही कोड क्यों है? भैया सी भी वही बनी थी, जो बनाता है जिसकी लाठी उसकी भैंस। या इंडिया में बनी होती तो इंडियन कोड हो जाता। चलिए अगली बात करते हैं, स्ट्रिंग। बहुत ही जरूरी कांस्टेंट है स्ट्रिंग कांस्टेंट, बहुत ज्यादा काम में आता है। कोई भी चीज जो डबल कोट्स में लिख दी गई, दो सींगों के बीच में, फिर कह रहा हूं डबल कोट्स, दो सींगों के बीच में लिख दी गई, वो आपका स्ट्रिंग बन गया। अब स्ट्रिंग के अंदर कैरेक्टर भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, और सबका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। देखिए मैंने मेरा फोन नंबर या कोई ईमेल आईडी जिसके अंदर कैरेक्टर भी आ रहा है, नंबर भी आ रहा है, अल्फाबेट भी आ रहा है, सिंबल भी आ रहा है, इन सबका कॉम्बिनेशन डबल कोट्स में लिख दिया, वो स्ट्रिंग कांस्टेंट बन गया। एक बार नोट कर लीजिए, सबका कॉम्बिनेशन है, डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ है, इसलिए वो क्या बन गया? स्ट्रिंग बन गया। अगली बात देखते हैं, बहुत जरूरी, स्ट्रिंग कांस्टेंट तक अगर हमें समझ में आ गया तो सेकेंडरी कांस्टेंट जितने भी हैं, सेकेंडरी कांस्टेंट्स, सेकेंडरी मतलब हाई लेवल, बड़े लोग, मुश्किल वाले, जैसे एरे को बताया गया, स्ट्रक्चर से बन सकते हैं, ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे। इनके बाकायदा एक एक चैप्टर बनेंगे। आगे चलते हैं, अगली बात करते हैं। न्यूमरिक नॉन न्यूमरिक हो गया। वेरिएबल, कांस्टेंट पढ़ लिया तो वेरिएबल भी तो पढ़ लो। जिसकी वैल्यू बदलती रहती है वो वेरिएबल है। ठीक है, धीरे से मैंने कह दिया था, अच्छे दिन आएंगे, कब आएंगे किसी को नहीं पता, अगले सोमवार तक आ जाएंगे, फिर अगले सोमवार तक आ जाएंगे। ये है वेरिएबल। पहले वैल्यू थी 5, फिर हुई 10, 15, और आखिर में हो गई 0। कुछ लोगों का स्वभाव है तो होता है ऐसा, वादे करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, निभाते कोई से नहीं है। तो दे आर दी वेरिएबल्स। वेरिएबल बनाने का तरीका हम सबको पता है, पहले आती है डेटा टाइप, फिर वेरिएबल का नाम। जैसे एग्जांपल की बात करें तो इंट, इसकी वैल्यू आप फिक्स भी कर सकते हो
और इनपुट भी ले सकते हो। इनपुट लेनी है तो मैंने आपको बताया स्कैनर। ठीक है, आगे चलते हैं। वेरिएबल के बाद जो अगला हमारे पास टॉपिक है वो है आपका एक्सप्रेशन। क्या है ये एक्सप्रेशन? व्हाट इज दिस एक्सप्रेशन? क्या है? नाम से तो मतलब ऐसे अजीब सा लग रहा है कुछ। एक्सप्रेशन का मतलब है कुछ वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स, इनका कॉम्बिनेशन। आपने मैथ्स में बहुत पढ़ा है, वहां इक्वेशन कहते थे। ऐसा कुछ देखा है मैथ्स में कभी? ये सब एक्सप्रेशन है। इन सब वेरिएबल्स का, ऑपरेटर्स का, कांस्टेंट का, इन सब का कॉम्बिनेशन आपका क्या बन जाता है? एक एक्सप्रेशन बन जाता है। इन सब का कॉम्बिनेशन क्या बन जाता है? एक्सप्रेशन बन जाता है। लिख लीजिए। अच्छा, सर बोला लिख लीजिए और मिटा दिया। अरे भाई पॉज कर लो और लिख लो, परेशान क्यों होते हो? नेक्स्ट है आपका ऑपरेटर के बाद, सॉरी एक्सप्रेशंस के बाद अगला टॉपिक है ऑपरेटर। अपने आप में एक महाकाय टॉपिक। क्या है ऑपरेटर? ऑपरेटर एक ऐसा निशान है जिसको देखने से यह पता चलता है कि किसी प्रकार का कोई कैलकुलेशन होने वाला है ना? जैसे यहां पर ये प्लस का साइन, एडिशन का साइन, जोड़ का निशान, ये बता रहा है कि इन दोनों में कोई जुड़ा भाग कैलकुलेशन होने वाला है, तो ये है ऑपरेटर। और जिनके ऊपर होता है वो कहलाते हैं ऑपरेंड। जिनके ऊपर होता है वो कहलाते हैं ऑपरेंड। जो कर रहे हैं, जो साइन से पता चल रहा है कि कुछ होगा, वो है ऑपरेटर। ऑपरेटर तो वो है जो कोई कैलकुलेशन करवाएगा, और ऑपरेंट वो है जिनके ऊपर होगा। ये 2 और 3 आपस में लड़ने वाले हैं। लड़ने वाले लोग जिनमें लड़ाई होगी। करवाने वाला ये रहा, ये है करवाने वाला, गुणा का निशान। ठीक है। अब ऑपरेटर को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, अलग अलग उसकी विभाग बनाए गए हैं, देख लेते हैं। पहला है, पहला है जिसमें सिर्फ एक ऑपरेंट हो, यूनेरी, जो अकेले आदमी को ही लड़वा दे वो है यूनेरी। दूसरा बाइनरी, जो दो को लड़वाए, बाइनरी। और भैया एक तो सबसे ही जोरदार है, वो है टर्नरी, जो 3 को लड़वा दे, वो है टर्नरी। बाइनरी के यूनरी के अंदर एग्जांपल है इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, प्लस का साइन। ये वो नहीं है, जोड़ वाला साइन नहीं है, प्लस का साइन, नेगेटिव का साइन। बाइनरी में बहुत सारे हैं, एक एक करके अभी पढ़ेंगे, जैसे प्लस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, जुड़ा भाग, बहुत सारे हैं। टर्नरी के अंदर सिर्फ एक है, ये टर्नरी के अंदर सिर्फ एक है, वो है आखिरी वाला। नोट डाउन करिए, लिखिए, एक एक चीज को ध्यान से समझिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। अगली बात, आगे चलते हैं, रब कर देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, मिटा देते हैं। सबसे पहला अर्थमेटिक ऑपरेटर, बाइनरी की कैटेगरी में आता है। अर्थमेटिक ऑपरेटर, इसके अंदर भैया कौन है? जोड़, भाग, गुणा, डिवाइड। ये चारों तो बहुत ही सिंपल है, बचपन से देखते आ रहे हो। एक है अनोखा, दिखता तो परसेंटेज के साइन जैसा है, प्रतिशत जैसा दिखता है, बट करता कुछ और है। ये आपको देता है रिमाइंडर। हिंदी में बोलें तो आपको देगा शेष। कैसे? अगर आपने 11 को 3 से भाग दिया, डिवाइड करा गया 11/3, देन यू विल डू, तो अगर आप ये वाला साइन लगाओगे,
x इक्वल्स टू 11 डिवाइडेड बाय 3, तो आपको आंसर मिलेगा 3। ये वाला आंसर, ये वाला आंसर। पर आपने अगर ये साइन लगा दिया तो नीचे ये जो रिमाइंडर बच रहा है आपको मिलेगा ये। खास बात है ध्यान रखने वाली, नोट कर लीजिए कि ये वाला ऑपरेटर, जो ये मॉडुलस ऑपरेटर है, रिमाइंडर ऑपरेटर है, क्या नाम है इसका, अर्थमेटिक के अंदर आता है, टेक्निकल नेम है मॉडुलस। करता क्या है, रिमाइंडर। टेक्निकल नेम है मॉडुलस, करता क्या है, रिमाइंडर। ये सिर्फ और सिर्फ इंट डेटा टाइप पर लगता है, इसे आप फ्लोट पर नहीं लगा सकते। इंट डेटा टाइप पे लगता है, इसे आप फ्लोट पर नहीं लगा सकते, लगाएंगे तो एरर आएगी सी लैंग्वेज में। चलिए अगला ऑपरेटर उठाते हैं। अर्थमेटिक हो गया, समझ में आ गया, तो चलिए अगले पे चलते हैं। अगला है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट, हल्की सी अंग्रेजी जानते हैं भैया तो असाइनमेंट का पता होगा। किसी को कोई चीज असाइन करना असाइनमेंट कहलाता है। मैंने आपको कुछ असाइन कर दिया, जाओ 100 ग्राम सोना ले जाओ, है नहीं मेरे पास भैया 1 ग्राम भी, तो x इक्वल्स टू 5। मैंने कहा x भैया आप 5 को असाइन कर लो, आज से आपकी वैल्यू 5, तो दिस इज असाइनमेंट ऑपरेटर। कई बार आपको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, इधर भी x इधर भी x। तो असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद अगला ऑपरेटर है रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर क्या कहता है आपको, ये अगर कंडीशन ट्रू हुई तो यस, अदरवाइज फॉल्स। जैसे मैंने लिखा इफ a ग्रेटर देन b, प्रिंट f yes, else print f no। मतलब अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होती है, सही होती है, तो ये वाला पार्ट प्रिंट होगा, नहीं तो नीचे वाला पार्ट प्रिंट होगा। तो a और b की कुछ वैल्यू होगी, देखते हैं क्या वैल्यू है। क्या a b से बड़ा है, क्या 10 5 से बड़ा है दोस्तों, हाँ बड़ा है, ट्रू आ रहा है, तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर इसकी जगह लिखा होता क्या a b से छोटा है, नहीं, फॉल्स पार्ट एग्जीक्यूट हो जाता। एक और चीज हो सकती है, इफ क्या a और b आपस में बराबर है, बिल्कुल भी बराबर नहीं है, फॉल्स पार्ट एग्जीक्यूट हो जाता। हाँ, इसकी जगह अगर नॉट इक्वल्स टू का साइन होता, क्या a और b आपस में बराबर नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ट्रू पार्ट एग्जीक्यूट हो जाता। तो दिस इज योर रिलेशनल ऑपरेटर। अगला ऑपरेटर देखते हैं, दैट इज योर लॉजिकल ऑपरेटर। कोई लॉजिक लग रहा है जिसमें, कोई कंडीशन सी लग रही है कुछ, इसमें कुछ खास बात हो रही है, वो है आपका लॉजिकल ऑपरेटर। जैसे मैंने लिखा, पहला है एंड, दूसरा है और अगला है नॉट। एंड की कंडीशन को समझिए, अगर दोनों पार्ट ट्रू होंगे देन इट विल गिव यू द ट्रू रिजल्ट, तो वो आपको ट्रू देगा। अगर दोनों में से कोई भी एक ट्रू हुआ तो ट्रू देगा। फाइनल आंसर ट्रू है, आपने नॉट लगा दिया तो उसको फॉल्स बना देगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास 2 बच्चे पढ़ने आते हैं, एक का नाम है धनियाराम और दूसरे का नाम है कणियाराम। तो धनियाराम और कणियाराम, मैंने कहा दोनों आओगे पढ़ने ना एंड, तो ही पढ़ाऊंगा। तो पहले दिन तो दोनों पढ़ने आए, तो मैंने उन्हें खूब पढ़ा दिया। अगले दिन धनियाराम नहीं आया, कणियाराम आ गया, बोला गुरुजी पढ़ा दो।
मैंने कहा मैंने पहले दिन ही कह दिया था दोनों भाई आओगे तो ही पढ़ाऊंगा, तो मैंने उन्हें नहीं पढ़ाया। फिर क्या हुआ, कणियाराम की जगह धनियाराम आ गया, मैंने फिर नहीं पढ़ाया। तो कुल मिलाकर इसके अंदर क्या होगा कि अगर धनिया और कणिया दोनों आएंगे तो ही क्लास चलेगी। अब उनके पिताजी को लगा कि भाई ऐसे तो बहुत नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा गुरुजी और का सिस्टम रखो। तो और का सिस्टम क्या होता है कि धनिया और कणिया में से कोई भी एक आ गया तो क्लास लेनी पड़ेगी, पढ़ाना पड़ेगा। अगली बात समझते हैं, इसको थोड़े एग्जांपल से समझते हैं। तीन वैल्यू है ए, बी और सी। तीनों के ग्रेटर का प्रोग्राम बनाना है कि तीनों में से सबसे बड़ा कौन। तो देखिए, इफ ए बी से बड़ा एंड ए सी से बड़ा, तो हम कहेंगे ए इज ग्रेटेस्ट। अगली बार हमने कंडीशन में चेक किया बी के लिए कि बी ए से बड़ा और बी सी से भी बड़ा, तो भैया बी सबसे बड़ा। ना ए बड़ा ना बी बड़ा, तो सबसे बड़ा सी बड़ा। तो हमने प्रोग्राम बनाया कि तीन भाई हैं ए बी और सी, उन तीनों में सबसे बड़ा कौन है। तो हमने एंड की कंडीशन लगाई कि ए बी से बड़ा और ए सी से भी बड़ा। अगर ए दोनों से बड़ा तो मतलब ए सबसे बड़ा। अगली कंडीशन लगाई बी ए से बड़ा, बी सी से बड़ा, बी सबसे बड़ा, तो फिर हमने लिखा बी इज ग्रेटेस्ट। ना ए बड़ा ना बी बड़ा, तो आखिर में हमने लिखा सी इज ग्रेटेस्ट। ठीक है, यहां तक ये रिलेशनल ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट, सॉरी लॉजिकल ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। मिटा रहा हूं इसको। अगला ऑपरेटर क्या कहता है, अगला ऑपरेटर जिसका नाम है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। बहुत ज्यादा ध्यान से समझना है, 100% एग्जाम में आने वाला टॉपिक है, जो एग्जाम में आ सकता है। तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट देखते हैं क्या कहता है। तो सबसे पहली बात, इनके साइन क्या है, ये एक से वैल्यू बढ़ाना या एक से वैल्यू घटाना। जैसे कंपनी के अंदर होता है ना, एक साल पूरा हुआ तो जुलाई के अंदर तनख्वाह बढ़ गई, दैट इज इंक्रीमेंट। कोरोना काल में बहुतों के साथ हुआ, तनख्वाह कट गई, दैट इज डिक्रीमेंट। तो समझते हैं, इसको भी दो कैटेगरी में तो तोड़ा गया है। एक है प्री इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट और एक है पोस्ट। प्रीपेड और पोस्टपेड की तरह, अगर बिल पहले आ रहा है तो दैट इज योर प्रीपेड, और अगर बिल बाद में आ रहा है तो वो पोस्टपेड। मतलब अगर ऐसे लगा हुआ है तो प्रीपेड और ऐसे लगा हुआ है तो पोस्टपेड। मेमोरी के अंदर, कंप्यूटर के अंदर कोई ए है, उसकी वैल्यू 10 है, आपने प्लस प्लस ए लिखा तो 10 से बढ़कर वैल्यू हो गई 11। आपने कोई ए बना रखा है मेमोरी में, वैल्यू 10 बढ़कर हो गई 11। तो सर फर्क क्या हुआ, दोनों ही ने तो करा 11। बिल्कुल सही बात है, पर फर्क है। देखते हैं कब आएगा फर्क। ठीक है, आपने एक वेरिएबल बना रखा है यहां पे ए, और एक वेरिएबल बना रखा है बी। आपके ए के अंदर शुरुआत में वैल्यू है 10, 10। आपने बोला कि बी में वैल्यू डाल दो प्लस प्लस ए। पहले ए की वैल्यू बढ़ाओ और फिर उसे बी में डाल दो, तो ए की वैल्यू बढ़कर हो गई 11 और नई वैल्यू बी में आ गई 11। समझे बात। ये तो केस है प्री का, बहुत ध्यान से समझे, क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है, क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है। ये तो हो गया केस प्री का। अगला केस पोस्ट का, वही केस लेते हैं। ए वैल्यू 10, बी आपने लिखा बी बराबर ए प्लस प्लस। इसमें क्या होगा, ए की पुरानी वैल्यू ही बी में डल जाएगी 10। बाद में इंक्रीमेंट ने असर दिखाया और बढ़कर वैल्यू हो गई 11, बढ़कर वैल्यू हो गई 11। अब हम समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को एक एग्जांपल से। मान लेते हैं कि आप कहीं नौकरी करते हैं
आप क्यों करते हैं? कोई भी XYZ करता है नौकरी, कल को कोई कह दे सर आपने मेरा मजाक उड़ा दिया भाई, उसको 10,000 रुपए तनख्वाह मिलती है। अचानक शादी की बात चलने लग गई और गांव से लड़की का ताऊ कंपनी आ गया पता करने कि छोरे को मिलता कितना है। भाई कोई लड़की देगा तो पता तो करेगा ना कि भाई कहां काम करते हो, कितना पैसा मिलता है। तो ताऊ ने आके पूछा कि लड़के को क्या तनख्वाह मिलती है। तो पहले मालिक ने उसी वक्त कहा था उससे जरा सा पहले ही कि इसकी तनख्वाह बढ़ा दो। तो ताऊ ने जब पूछा तो पहले उसकी तनख्वाह बढ़ गई और ताऊ को बताया गया 11,000। ये ताऊ कौन है? बी। और ताऊ बहुत खुश हो गया कि भैया लड़के को 11,000 रुपए मिलते हैं, इसकी शादी तो पक्की करवा दो। बट अब दूसरा केस, ए की वैल्यू 10, बी इक्वल टू ए प्लस प्लस। तनख्वाह तो बढ़ गई बट ताऊ से जब पूछा तो उसको पुरानी तनख्वाह ही बता दी 10। बाद में बड़ी हुई तनख्वाह मिलने लग गई, ताऊ ने कहा यार छोरे को तो 10,000 मिलते हैं, शादी टूट गई। बात समझे आप? तो यहां पर यही फर्क है प्री और पोस्ट का। अगर प्रीपेड लगा हुआ है तो पहले वैल्यू बढ़ेगी और लेटेस्ट वैल्यू नई वेरिएबल में जाएगी, ताऊ को नई तनख्वाह बताई जाएगी। बट यहां पे क्या हो रहा है, ये थोड़ा इंक्रीमेंट काम वाला स्लो है। ताऊ को पुरानी तनख्वाह बता दी, शादी टूट गई और बाद में बड़ी तनख्वाह, क्या फायदा। ठीक है, चलो कोई नहीं, अच्छी लड़की मिल जाएगी और बढ़िया मिल जाएगी। आगे चलते हैं। अगला केस और फर्क पड़ता है इसका जब हम प्रिंट कराते हैं। ए की वैल्यू है 10, मेमोरी में भी 10। आपने लिखा प्रिंट एफ %d कॉमा ए प्लस प्लस, और या आपने लिखा प्रिंट एफ %d प्लस प्लस एक्स प्लस प्लस ए। दूसरा केस पहले ले रहा हूं प्रीपेड वाला, ये केस है प्रीपेड वाला और ये वाला केस है पोस्ट वाला। ये क्या है? मेमोरी में वैल्यू। ठीक है जी। अब क्या होगा? प्लस प्लस ए, पहले वैल्यू मेमोरी में बढ़ेगी और जो लेटेस्ट वैल्यू है वही स्क्रीन पर छपेगी। पहले वैल्यू बढ़ेगी और लेटेस्ट वैल्यू ही स्क्रीन पर छपेगी। अब भैया पोस्ट में फिर वही कहानी ताऊ वाली, पहले पुरानी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, बाद में मेमोरी के अंदर तो बदलाव आ जाएगा पर स्क्रीन पर क्या प्रिंट हो गई, ताऊ ने जब पूछा पुरानी वैल्यू 10,000। ठीक है, आई बात समझ में? तो इंक्रीमेंट के और डिक्रीमेंट के दो टाइप हैं, पोस्ट और प्री। इसके कम से कम 20-25 MCQ कर लीजिए, कोई एक आध टकरा जाएगा। चलते हैं आगे, अगली चीज देखते हैं। एक और हमारे पास ऑपरेटर बचा हुआ है जिसका नाम है साइज ऑफ ऑपरेटर। जैसे घर में वजन तोलने की मशीन होती है कि आप किसी भी व्यक्ति को वजन तोलने की मशीन पे बिठा दोगे, मोटे को, पतले को, ताऊ को, चाचा को, चाची को, वो उसका वजन बता देगा। ऐसे ही साइज ऑफ ऑपरेटर है, इसके अंदर जिस भी वेरिएबल को लिख दोगे तो मेमोरी में उसने जितनी जगह खा रखी है वो प्रिंट हो जाएगी। इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो, किसी भी वेरिएबल का नाम, स्ट्रक्चर का नाम, किसी का भी, तो आपको पता चल जाएगा कि उसने एक्चुअल मेमोरी कितनी कंज्यूम कर रखी है, कितनी खा रखी है। अगला एक ऑपरेटर देखते हैं जिसका नाम है कंडीशनल ऑपरेटर। अभी मैंने थोड़ी देर पहले इसको एक नाम और दिया था, टर्नरी ऑपरेटर। इसका सिंबल भी आपने देखा था, ऐसे क्वेश्चन मार्क और कॉलन वाला। क्या है ये, क्या काम करता है, देखते हैं जरा। क्या काम करता है और कैसे काम करता है देखते हैं जरा। जैसे आपने कोई कंडीशन लिखी, क्वेश्चन मार्क, प्रिंट एफ ए कॉलन प्रिंट एफ बी। अगर
कंडीशन, ये कंडीशन है साहब, क्या है ये? शर्त, कंडीशन। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये वाला पार्ट जो पहले लिखा हुआ है, ये कंडीशन ट्रू होने पर ये वाला एग्जीक्यूट होगा। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो साहब दूसरा वाला पार्ट प्रिंट होगा। तो मतलब इसमें यह समझने वाली बात है कि कंडीशन ट्रू होने पर डिपेंड करता है, कंडीशन के ऊपर निर्भर करता है कि पहला प्रिंट होगा कि दूसरा प्रिंट होगा, कि पहला प्रिंट होगा कि दूसरा प्रिंट होगा। तो यहां पर ए और बी की वैल्यू देख लेते हैं, ऊपर 10, बी की वैल्यू 15। तो क्या ए बी से बड़ा है? नहीं। तो क्या प्रिंट हो जाएगा? दूसरा पार्ट प्रिंट हो जाएगा, बी प्रिंट हो जाएगा। लिखिए, एक एक बात को लिखिए, ठीक है। चले आगे, पॉज करिए, वापस देखिए, कमेंट बॉक्स में पूछिए, जुड़िए, लगातार बात करिए, तभी आप बनेंगे जीवन में कामयाब। चलिए, एक और ऑपरेटर है जिसको और देख लेते हैं, जिसका नाम है बिटवाइज ऑपरेटर। ये बिटवाइज ऑपरेटर क्या करता है? पहले चीजों को बिट में कन्वर्ट करता है, मतलब 0 और 1 में, और फिर सारी कैलकुलेशन होती है। आने वाले वीडियोस में इसको और डिटेल के अंदर देखेंगे। एक बार मैं क्विक रिकैप कर रहा हूं, एक बार आपको मैं पूरे लेक्चर के बारे में बता रहा हूं कि हमने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या देखा। सबसे पहले हमने देखा करेक्टर सेट, वर्णमाला जैसे हिंदी में होती है, इंग्लिश के अंदर एबीसीडी होता है। फिर हमने देखा आइडेंटिफायर, किसी भी चीज का आप जो नाम रखते हो, जैसे कि कैदी नंबर, वो आइडेंटिफायर। फिर हमने देखी डेटा टाइप्स, डेटा और डेटा टाइप्स के बारे में देखा। फिर हमने देखा इस वीडियो के अंदर, हमने पढ़ा आगे वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में। जय और वीरू, वांटेड पिक्चर के पूजनीय सलमान खान की बात करी मैंने एक डायलॉग के अंदर, और फिर हमने आगे देखा एक्सप्रेशंस, फिर हमने देखे सारे ऑपरेटर्स और उनके टाइप, और फिर हमने कुछ छोटे मोटे प्रोग्राम भी बनाए। तो चलिए, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहें, डाउट के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू सो मच।